अंशुमन जी, सबसे पहले मुझे आपसे यह जानना है कि आपके क्विक 3 टेक्स इस बजट पर क्या है इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट। उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन बेनिफिट किसी को हुआ है? 3 टेक्स क्या है आपके? बेनिफिट्स की दृष्टि से जो लोग नई इनकम टैक्स रिजीम में थे, जो शुरुआत से हम कहते चले आ रहे हैं, वित्त मंत्री ने उन्हें थोड़ी मदद दी है, थोड़ी राहत दी है। जो लोग नई इनकम टैक्स रिजीम में थे उन्हें वित्त मंत्री ने राहत दी है, दोनों तरह से, स्टैंडर्ड डिडक्शन के तरफ से भी और इसके अलावा स्लैब में भी मामूली बदलाव करते हुए। इसलिए वो मान सकते हैं कि लंबे समय के बाद उन्हें कोई राहत मिली है। लेकिन इसके साथ पुरानी टैक्स रिजीम वाले लोग थे जिनको बचत के लिए प्रोत्साहन चाहिए था, उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है। दूसरा, शेयर बाजार में निवेशकों के लिए ये मिला जुला बजट है। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और एक साल में 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेंस था, उस पर टैक्स की सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया गया, लेकिन कैपिटल गेंस की दर बढ़ा दी गई है। तो अगर आप एक हाथ से देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ मिला है, लेकिन दूसरे हाथ से चीजें निकल गई हैं आम लोगों के लिए। इसके अलावा जो तीसरा हिस्सा हमारे खर्च और खपत का है, उसमें सरकार ने कुछ जरूरी चीजों पर, खासतौर से मोबाइल के पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कम की है। इसका मकसद निर्यात को प्रोत्साहन देना है और निर्यात आधारित कंपनियों के लिए मदद करना है, लेकिन इसका लाभ हमें बाजार में मोबाइल की कीमत कम होने पर मिल सकता है अगर कंपनियां ये छूट ग्राहकों तक पहुंचाती हैं। इनकम टैक्स में कई बदलाव हैं, छोटे बड़े मिला कर कई बदलाव हैं, जिनका सीधा फोकस यह है कि वित्त मंत्री चाहती हैं कि नई रिजीम में आइए, यहां छूट पाइए, पुरानी रिजीम से बाहर निकलिए। लेकिन अंशुमन जी, नई रिजीम में जो ओल्ड रिजीम वाले लोग हैं वो इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पर उनको जो फायदा वहां मिलता था वो यहाँ नहीं मिलता है। तो दरअसल सरकार ये चाहती है, क्या ये इंटेंशन है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में आए? ये सिंप्लीफाइड है, ये सिंपलर है, ज़्यादा आसानी है इसमें, लेकिन आपको अगर सेविंग करनी है तो फिर वो आपका पर्सनल फैसला है, उसमें सरकार कोई मदद नहीं देगी। सरकार आपके हाथ में ज़्यादा पैसा चाहती है कि आप अर्थव्यवस्था में, देश में पैसा लगाएं। अंशुमन जी, देखिए, इंटेंशन ये पहले से क्लियर है। 2020 में जब स्कीम आई थी उसी समय यह कह दिया गया था कि पुरानी टैक्स रिजीम में अब सरकार रियायतें नहीं देना चाहती है, तो बचतों को लेकर अब कोई सीधे प्रोत्साहन इस बजट में भी नहीं आया। लंबा समय हो गया, अगर आप देखें लगभग 10 साल हो गया, बजट ने बचत को कोई सीधा प्रोत्साहन किसी तरह से नहीं दिया। और इस बजट में वित्त मंत्री ने एक और संकेत दे दिया, जिस पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी, कि इनकम टैक्स एक्ट में को ओवरहॉल किया जा रहा है, नया इनकम टैक्स कानून आ रहा है। इस बात की संभावना है कि आने वाले 1-2 साल में पुरानी टैक्स रिजीम का एक सनसेट क्लॉज आ जाएगा और उसे खत्म कर दिया जाएगा। सरकार ये चाहती है, या वित्त मंत्रालय चाहता है कि बचतों की व्यवस्था खुद करें, यहां आकर निवेश करें और यहां बचत करें। एनपीएस में एक छोटी सी रियायत और भी है एम्प्लॉयर के साइड से, कि अगर वो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होता है तो उसकी बढ़ोतरी होगी। तो अब एक तरह से ये पूरी की पूरी नीति स्थापित भी हो गई। और आज वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा भी कि नई टैक्स रिजीम को समर्थन मिल रहा है, लोग इसमें आ रहे हैं। तो अब ये बड़ा स्पष्ट है कि बचतों को प्रोत्साहन को लेकर सरकार इस इनकम टैक्स की व्यवस्था में नहीं जाना चाहती। वो जीरो या लो इंसेंटिव्स और लो टैक्स रेट की पॉलिसी पर चलेगी। अंशुमन जी, देखिए, मैं अगर इसका क्रिटिकल एनालिसिस करूं तो हमारी एक सेविंग इकोनॉमी है नंबर 1, और हमारी एक ऐसी इकोनॉमी रही है, हमारा सर्वाइवल रेट रहा है कि हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। यहां पर जब नए टैक्स रिजीम को मैं देख रहा हूं तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो डिस्करेज हो रहा है और आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप और ज्यादा पैसा खर्चा करना शुरू करें? हो सकता है मेरी जानकारी कम हो, लेकिन ये वाला मॉडल जो है इन टर्म्स ऑफ अप्रोच, ये तो वेस्टर्न इकोनॉमीज कर रहा है ना, कि टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंज्यूमर साइड। सरकारों को चाहिए भी कि वो एक्सपेंडिचर को प्रमोट करें, लेकिन चुनौती यह है कि सैद्धांतिक रूप से, दार्शनिक रूप से सरकार 2 तरीके की नीतियां एक साथ लेकर नहीं चल सकती। या तो वो इनकम टैक्स की दरें कम रख सकती है, या इनकम टैक्स की व्यवस्था के तहत रियायतें दे सकती है। सैद्धांतिक रूप से ये शिफ्ट 2020 में सोच लिया गया कि अब
रियायतें देने की व्यवस्था कम की जाएगी, बल्कि दरें कम की जाएंगी। बचतों को प्रोत्साहन नहीं हो रही है, चिंता की बात है। बचतें गिरी हुई हैं, बचतों में गिरावट है, वो ये आंकड़े सरकार के सामने भी हैं, रिजर्व बैंक के आंकड़े भी हैं। तो इसलिए बचतों को प्रोत्साहन नहीं है, बल्कि शेयर बाजार में निवेश पर भी टैक्सेशन को लेकर थोड़ी ज्यादा सख्ती हुई है। निवेश पर भी अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देखें तो उसमें उसकी दर में बढ़ोतरी भी हुई है। तो बचत की साइड से ये इनकम टैक्स की रिजीम निराशाजनक है, इससे बचतों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। लेकिन अगर आप नई रिजीम में हैं और आप अपने खर्च के बाद अपनी बचतों की व्यवस्था करके जो इनकम कमाते हैं उस पर आपको थोड़ी सी रियायत मिलेगी। हालांकि रियायत बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी काफी लंबे समय बाद एक इनकम टैक्स में एक रियायत जरूर आई है। अंशुमन जी, कुछ और सेक्टर्स के बारे में एक एक करके अगर बात करें, सबसे पहले रोजगार का मुद्दा, जो एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, उसको लेकर सरकार ने कुछ प्रावधान किए हैं, जिसमें आपको इंटर्नशिप के लिए भी उन्होंने एक प्रावधान किया है जो कि प्रोत्साहित करता है लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उसके जरिए। इसके अलावा पोर्टल की बात की गई है, ईपीएफओ में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो उसमें कुछ राहत मिलेगी। इसे किस तरह से देखते हैं और ये रोजगार जनरेट करने में, बढ़ाने में कितना मददगार होगा? रोजगार की दृष्टि से बजट एम्प्लॉयमेंट फोकस्ड बजट है। इसे आप ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी की जो चुनौतियां थी, जिसके कुछ राजनीतिक असर भी थे, उन्हें देखते हुए सरकार ने रोजगार को लेकर वित्त मंत्री ने 5 स्कीमों का पैकेज किया है। 2 लाख करोड़ रुपए का उस पर आवंटन है। 4 करोड़ के रोजगारों का लक्ष्य है। मोटा हिसाब यह है। पर इस स्कीम के साथ रोजगार के प्रोत्साहन के लिए में एक नए तरीके का दर्शन इसमें दिखता है। वो दर्शन यह है कि कंपनियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि वो नए लोगों को रोजगार दें या अतिरिक्त रोजगार सृजित करें, तो उन कर्मचारियों को रखने का, उनके प्रोविडेंट फंड का कुछ हिस्सा या कुछ खर्च सरकार अपनी जिम्मेदारी पर लेगी। तो इस तरीके की 3 स्कीमें आई हैं। इसमें पहली तनख्वाह को पार्शियली फाइनेंस करने की बात है। ईपीएफओ में जो कर्मचारियों का हिस्सा है, उसका हिस्सा सरकार बढ़ाएगी और कुछ डायरेक्ट बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। दरअसल ये कोशिश, इसका एक छोटा प्रयोग हमने कोविड के दौरान देखा था। कोविड के दौरान सरकार इस तरीके की एक स्कीम लाई थी, जिसमें कंपनियों से कहा गया था कि वो उनके प्रोविडेंट फंड की जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसमें सरकार भी अपना कंट्रीब्यूशन देगी। लेकिन चूंकि बजट में रोजगार को फोकस किया जाना था, कल इकोनॉमिक सर्वे ने भी ये काफी खुलकर कहा था, एक पूरा अध्याय था, तो इसलिए ये एक तरीके की नई पहल दिखती है। इस 2 लाख करोड़ रुपए के खर्च में से एक बड़ा हिस्सा कौशल विकास पर, स्किल डेवलपमेंट पर है। स्किल डेवलपमेंट वापस फिर मुख्य धारा में आया है, फिर चर्चा पर आया है और इसके लिए निवेश किया जाएगा। अब यहां से यह देखना जरूरी है कि क्या निजी कंपनियां निवेश करने को इसके आधार पर तैयार होंगी या आगे आकर निवेश करेंगी, क्योंकि यह शिकायत बराबर रही है कि वित्त मंत्रालय की कंपनियों से कि उनके पास मुनाफे हैं, उनके पास सरप्लस है, लेकिन वो नई इकाइयों में, नई योजनाओं में निवेश नहीं कर रही है। कंपनियां कहती रही कि उनके पास डिमांड नहीं है, बाजार में मांग नहीं है, इसलिए वो निवेश नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप बजट का एक सीधा मैसेज देखें तो बड़ा जो सोशल मैसेज है वो एम्प्लॉयमेंट है। यानी सरकार ये समझ रही है कि रोजगार बड़ी चुनौती और बड़ी समस्या है और उसके लिए बजट से जो बन पड़ता है वो किया गया है। अंशुमन जी, रोजगार आपने कहा एक बहुत बड़ा मैसेज है, लेकिन मैं अगर पुराने बजट्स की बात करूं, से फॉर इंस्टेंस, हालांकि वो बहुत पुराने बजट्स हैं, जैसे VDIS एक स्कीम थी, अगर आपको याद होगा, आपको तो भली बात ही याद होगा, 92 के रिफॉर्म्स जो थे, ऐसा कोई मोदी 3.0 में टेक्टोनिक चेंज नहीं आया है अगर मैं बजट की बात करूं। बल्कि मैं अब आपसे कुछ चीजों पे एक बड़ा सटीक जवाब लेना चाह रहा हूं। पहली नौकरी वाले 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए, वो भी एक छोटा सा राइडर नहीं, टेक्टोनिक 3.0 में बिहार और आंध्र प्रदेश वो है, ठीक है, लेकिन 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। दूसरा, एजुकेशन लोन। अब जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर में संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% पैसा सरकार देगी। फिर तीसरा, 5,000 इंटर्नशिप अलाउंस, वन टाइम एड ऑफ 6,000 रुपीज। फिर टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, सरकार अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रही है, पहले की शायद सरकारों ने ऐसे इनिशिएटिव नहीं लिए, लेकिन क्या ये वाकई में पर्याप्त है या ये ऊपर से सिर्फ प्लास्टर चेंज किया जा रहा है, सीमेंट जो है वो कहीं और है? पर्याप्त आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सरकार के पास अपनी सीमाएं हैं रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए। कल इकोनॉमिक सर्वे ने एक बहुत अच्छी बात कही और उसने कहा कि रोजगार तो निजी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर से ही आएंगे, प्राइवेट सेक्टर को ही निवेश करना होगा और वहीं से रोजगार आएंगे। सरकार अपने हद तक एक सीमा तक निवेश कर सकती, पर यह पहल महत्वपूर्ण है कि
कर्मचारियों का खर्चा कम करने के लिए या नए कर्मचारियों को रखने के लिए, खर्च कम करने के लिए सरकार बजट से प्रोत्साहन दे रही है, पर सीमित असर होगा, असर बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद भी कंपनियों को लंबे समय तक अगर कर्मचारियों को अपने पास रखना है तो उन्हें बाजार में डिमांड चाहिए, उन्हें मुनाफे चाहिए, उन्हें कारोबार में और में ग्रोथ चाहिए। तो तात्कालिक तौर पर सरकार के कहने से या सरकार की सहायता से लोग 1 साल या 2 साल के लिए रोजगार में आएंगे। सस्टेनेबिलिटी रोजगार की चुनौती एक है और दूसरा महत्वपूर्ण चुनौती है वेतन की। लेकिन इस पहल की उम्मीद की जा रही थी और इसका हमने जैसा आपको बताया कि जी हाँ, लेकिन ये बात भी अपने आप में एक बेमिसाल है कि पहली बार ऐसा किया जा रहा है, सरकार की तरफ से ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा है जो कि अच्छा है। लेकिन मोदी 3.0 का पहला बजट और सदन में इस बार बड़े दिनों के बाद अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, उन्होंने क्या कहा ये देखते हैं। अगर हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी, और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है क्या उसमें आरक्षण होगा? अब सीधे चलते हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक क्विक रिएक्शन, एक आप बार-बार एक चीज बता रहे थे, एंजल्स की बात कर रहे थे, आप स्टार्टअप्स की बात कर रहे थे। एक ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था एंजल टैक्स। उसमें क्या होता है कि कोई स्टार्टअप जब अपना पैसा रेज करता था ना, वो एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट था। उसके लिए क्या होता है कि आप DIPP जो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसके थ्रू आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता था, अदरवाइज आपको टैक्स पे करना पड़ता था। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम था वो बहुत बुरी तरह से हिला पड़ा था। ये रिमूव होने से क्या हुआ कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट के पीछे जो प्रोसीजर्स में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जाता तो पूछता था कि आपके पास एंजल टैक्स का क्या है, आपके पास लाइसेंस है या नहीं है, या आपके पास जो DIPP के रजिस्ट्रेशंस हैं उसमें भी एक मल्टी उनके ग्रुप होते हैं, उसके थ्रू एक लाइसेंस मिलता है, जिसमें जनरली 1 साल के टाइम लग जाता था। ठीक है, तो इसके रिमूव होने से क्या है कि स्टार्टअप को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। दूसरा, जो कॉर्पोरेट टैक्स जो फॉरेन कंपनी थी उसको भी रिड्यूस किया गया 40 से 35%। टैक्सेशन एक्सपर्ट है, मैं आपसे जानना चाहूंगा 10 में से कितने नंबर देते हैं आप? देखिए, ओवरऑल बात करेंगे तो 7 नंबर तो कोई दिक्कत नहीं। मैं बजट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टैक्सेशन की बात कर रहा हूँ। टैक्सेशन में तो देखिए उम्मीद जो थी उस हिसाब से ठीक है, और एक इवन 10 में से कितने नंबर? 10 में 8 नंबर दूंगा ऐसे। टैक्सेशन में गौरव ज्यादा नंबर है और बजट में कम नंबर है। गौरव बनाने की चौहान है, सागर सिन्हा जी हैं, मेजर जनरल VK दत्ता सर हैं, हमारे साथ राघवन संपत कुमार हैं, डॉक्टर नवनीत शर्मा ऊपर हैं। सब मुझे ये बताइए, क्या आपको सबसे अच्छी बात लगी इस बजट में? देखिए, सबसे अच्छी बात एज ए इकोनॉमिस्ट अगर मैं कहूँ, और मैं इसके लिए वाकई कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा फिनेंस मिनिस्टर को, कि जो फिस्कल डेफिसिट है, जो पूरे बजट का हम बात तो कर रहे हैं इस सेक्टर को इतना बजट या इतनी राहत दी जाए, पर कोविड-19 के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में लाना था, और इसके लिए मैं सीतारमण जी को। इससे फायदा क्या होगा सर? सर, आपको 4.9% जो है वो ठीक लग रहा है? बिल्कुल। पीछे आप देखेंगे कि जो ट्रेंड है वो फिस्कल डेफिसिट का कम होता आ रहा है, जो कि जो 2026 का 4.6% का टारगेट है, अचीव करते दिखाई देते हैं आपको? बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि हम अगले बजट तक ये टारगेट भी अचीव। सर, इससे एक 2 लाइन में फायदा क्या होगा? फायदा ये होता है कि अगर आपका गैप
एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का ज़्यादा गैप होता है, तो आपको कहीं ना कहीं से बारोइंग लेनी पड़ती हैं, तो आपका ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है कि आपकी ज़्यादा अगर बारोइंग है तो बर्डन ज़्यादा है, आप इन्फ्लेशन उससे बढ़ेगा, आप बहुत सी ऐसी योजनाएं, लॉन्ग टर्म योजनाएं शुरू ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका फिस्कल डेफिसिट, निवेश बढ़ेगा इससे। हाँ, इससे निवेश बढ़ेगा। Okay. और इकोनॉमी की एक ओवरऑल वर्ल्ड वाइड एक जो पिक्चर है, जो रेटिंग्स पे फर्क पड़ेगा।